हेलो एवरीवन। तो अब हम ना क्लास 10 फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आई थिंक 3 से 4 चैप्टर टोटल है। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना सिर्फ वही चीज़ों को देखेंगे, बाकी फालतू की चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करने नहीं जा रहे। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, यानी अध्याय नंबर 10 क्लास 10 का, वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। जैसे ये आईना है, तो इस पर अगर हम लाइट मारेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर आएगा। ठीक है, और इसी द्वारा हम क्या करते हैं, आंखों द्वारा किसी भी उस वस्तु को देखने योग्य बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें से पार यानी ट्रांसमिटेड हो जाता है, मतलब वो एक पारदर्शी तरीके से रिटर्न रूप से उसको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, आंखों के द्वारा देख पाते हैं। प्रकाश के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो जैसे दर्पणों से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, मतलब ये आईना है तो हम इस पे प्रतिबिंब किसी आदमी का बना सकते हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुदूर दिखना, ये सब किसके माध्यम से होता है, तो कहीं ना कहीं सब लाइट की घटना के द्वारा ही होता है। अब आगे हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना कौन प्रकाश की घटना के कारण है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकाश की घटना से बनता है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देता है। मतलब मान लो कि जैसे ये लाइट ट्रेवल करे, यहाँ पे ये टॉर्च है। ठीक है, तो टॉर्च की रोशनी किधर ऐसे जाएगी ना, तो ये क्या हो रहा है, एक सरल रेखा में चल रही है। ठीक है ना, लेकिन ये लाइट का प्रवृत्ति ये यहाँ पे ना शो करके यहाँ किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति शो कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अगर विवर्तन याद ना रहे एग्जाम हॉल में, तो यहाँ पे ऐसे विवर्तन को हम समझ लेते हैं क्या, परिवर्तन। ठीक है, मतलब जो हमें सरल दिखना चाहिए था, जो सीधा रेखा पे दिखना चाहिए था, वो हमें कहाँ दिख रहा है, किनारे पर। अगला है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इतनी रात को नींद बहुत आती है वहाँ पे। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपतन कोण हमारे परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहली इम्पोर्टेंट चीज। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, मतलब सभी के सभी क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, समतल है ना, देखो जैसे समतल बीच है। ओके, मतलब क्या है, पूरा प्लेन है, तो इस पे हम आभासी ही दिखेगा ना, तो मतलब अभी चल रहा है प्लेन पे, और एक क्या हम गिरने टाइप का महसूस हो जाएगा। और ये हमेशा सीधा होता है, क्योंकि क्या होता है, समतल मतलब एक समान तल है इसका। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, समतल यानी समान तल। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। और इसका प्रतिबिंब का साइन वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वो सीधा और आभासी प्रतीत होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही दूरी पर बनता है जितना उसके सामने बिंब रखा। अगर ये 5 मीटर पर बनेगा, तो 5 मीटर भी उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, यानी उसका आकार बनेगा। अगला इम्पोर्टेंट है, चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ। वक्रित पृष्ठ का मतलब होता है उभरा हुआ पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति मापा जाता है।
सबसे अधिक उपयोग में आने वाला वक्रीय दर्पण का प्रारूप क्या है? गोलीय दर्पण, मतलब जो दर्पण गोलीय यानी गोलाकार रूप में होते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है ना कि इसका पृष्ठ यानी इसका सरफेस अंदर की ओर या बाहर की ओर कैसा होता है? तो वक्रीय होता है, मतलब उठा हुआ होता है। जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये किसका उदाहरण है? तो गोलीय दर्पण का। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है अर्थात गोले के केंद्र की ओर है, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जैसे चम्मच है ना, तो चम्मच में इसका आंतरिक भाग में जो इसका पृष्ठ होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ओके। अवतल मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं एग्जाम में समझने के लिए कि आंतरिक भाग अगर याद न रहे तो अवतल मतलब कोई भी तल अव मतलब आने की बात कर रहे हैं, यानी अंदर की बात कर रहा है, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं, यानी उत्तल दर्पण। तो हमें याद ना रहेगा एग्जाम में, तो मान लेंगे गोला उत्तल मतलब ऊपर की ओर, मतलब बाहर की ओर रहेगा। ठीक है। जैसे चम्मच का अंदर का भाग कैसा दिखेगा? अंदर के पूछ रहा है तो अवतल, बाहर का पूछेगा तो उत्तल। ठीक है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो जो गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र किसी दर्पण का भाग नहीं है बल्कि यह बाहर में स्थित रहता है, मतलब किसी भी दर्पण के बाहरी क्षेत्र में स्थित रहता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, मतलब ठीक जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तथा उत्तल दर्पण का कहाँ होगा? पीछे में होगा, यानी मतलब ऊपर में होगा, यानी उभरा हुआ पृष्ठ होगा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण यानी केंद्र में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। मतलब ये कागज का आकार है, तो ये कैसे जलता है? तो ये सूर्य के ऊष्मा के कारण ये जल जाता है। ठीक है, यानी उसके हीट के कारण। अगला इम्पोर्टेंट है द्वारक यानी अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा रहता है? तो उसकी नेचर, उसकी कंडीशन और उसके साइज बिंदु के आधार पर निर्भर करेगा। मतलब ये अवतल दर्पण है ना, तो इसका जितना बड़ा प्रकृति होगा, मतलब जितना घुमाव क्षेत्र पे ये काम कर सकता है, जहाँ पे इसका स्थिति होगा यानी कंडीशन होगा, और जितना इसका साइज होगा उसी के हिसाब से अवतल दर्पण वर्क करता है। अब ये देखो बिंब की स्थिति, ये ना आज तक मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप इसे याद कर लीजिए, बट मेरे से आज तक ये ना याद हुआ, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। अगला इम्पोर्टेंट चीज दिया है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। मतलब ये मान लो कि जैसे ये उत्तल लेंस है, नहीं सॉरी अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। ठीक है ना, तो इन दोनों के मुख्य भूमि जहाँ से किरण परावर्तित हो रही है, तो ये परावर्तन के घटना के माध्यम से क्या कर रहा है? इसके एक समान निकल रहा है ना, कि इधर उधर निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, ये मतलब अगर इस दिशा से गया है तो इसी दिशा में जा रहा है, इसी में जा रहा है। अगला है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो
टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में यानी हेड लाइट में करते हैं, चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, शेविंग दर्पण में करते हैं, मरीजों को दांत बड़ा देखने के लिए करते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए देखते हैं। मतलब कि वैसी चीजें जिसको हम जूम करके देखना चाहते हैं, मतलब उसको हम बड़ा साइज में देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी जैसे भगवान राम जी की उस दिन अयोध्या में IIT मद्रास के द्वारा जो फोकस किया गया था तिलक, वो भी अवतल दर्पण का ही उदाहरण है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बट ये मेरे से नहीं समझ में आता ये सब। ठीक है, आपको अगर लगे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसे याद कर सकते हैं। जो मुझे नहीं आता मैं जबरदस्ती क्यों बोलूँ, है ना। अब देखो, आगरा के किले की दीवार में एक जो दर्पण लगा हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं। वो कौन सा दर्पण लगा है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग दर्पण के रूप में करते हैं, यानी पीछे वाले चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, उत्तल मतलब आप देखो, अवतल में क्या सब चीज़ हो रहा है, ये बड़ा वर्ड है तो ये बड़ा बड़ा चीज़ें दिखेगा, और उत्तल में हम क्या कर प्रयास करें, छोटा वर्ड है तो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए करेंगे। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका आकार छोटा होता है, मतलब प्रतिबिंब बनाने की आकृति छोटी होती है। अगला है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्हित परिपाटी। तो जैसे कार्तीय चिन्ही परिपाटी है, ये क्या है, तो इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। मतलब जो हमारा मिरर है उसका जो पोलीय क्षेत्र है उसको हम क्या मानते हैं, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे बीम यानी प्रतिबिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर की ओर आपतित होगी। मतलब हम जिधर दर्पण की ओर रखेंगे ना, उसी हिसाब से उसका बीम भी हमें दिखाई देगा। जैसे अगर इसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा है तो हमें चेहरा क्या दिखेगा, सीधा। अगर हम इसे नाक टेढ़ा कर देंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, टेढ़ा। अब अगला है कि जब हम मूल बिंदु के दाईं ओर यानी दाहिना ओर मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक मापते हैं। लेकिन बायां यानी लेफ्ट हैंड से हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक। अगला इंपॉर्टेंट है दर्पण तथा सूत्र आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन व आपेक्षिक विस्तार है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब कोई बिना प्रतिबिंब के कैसे उसे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब देख सकता है, तो उसमें क्या आवर्धन मतलब उसके वर्धन यानी उसके क्रियाकलाप यानी उसकी एक्टिविटी में क्या आ रहा है, आवर्धन मतलब चेंजेबल आ रहा है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कांच के बर्तन में रखा पानी में किसी पेंसिल को आंतरिक रूप से अगर हम डुबा देते, जैसे कांच का बर्तन और इसमें हमने क्या किया, पेंसिल को डुबा दिया। ठीक है, तो यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ यानी आंतरिक जो पृष्ठ है, आंतरिक भाग है पृथ्वी के, वहां पे ये हमें दिखाई पड़ता है। और कुछ और दिया हुआ कि अगर पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्सल, नींबू के साइड
से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। मतलब अगर ये बोतल है और इसमें हम नींबू डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें वास्तविक साइज से बड़ा दिखेगा, नहीं फूला हुआ दिखता है। वही अगर हम पानी के स्थान पर तारपीन या केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा, तो वो भी हमें उठा हुआ ही दिखाई देगा। अगला इम्पोर्टेंट है कि कटोरे में सिक्का डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है स्नेल का अपवर्तन का नियम। उसमें क्या होता है कि जब हम प्रकाश के किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन और आपतन कोण की जया साइन को अनुपात स्थिर कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट कर दिया, तो ये हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम। अगला है अपवर्तनांक, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम इस किसी स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। अगला है अपवर्तनांक। प्रकाश की किरण तिरछी गमन करते हुए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है। ये दूसरे माध्यम में अपना दिशा परिवर्तन के विस्तार के अपवर्तन स्वरूप व्यक्त करता है, जो समीकरण में दाएं पक्ष से प्रकट होने वाला। मतलब अब ये जाके वृंदावन में माफिया मांग रहा है, पहले क्या करे थे, सो रहे थे। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अधिकतम चाल चलता है। निर्वात में प्रकाश कितना चाल से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। जब प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली चाल को हम क्या कहते हैं, द्रुततम चाल। ये सब नहीं याद रखना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, मतलब पहले निर्वात फिर वायु, ठीक है। उसके बाद ही फिर कोई आएगा जो इसमें बड़ा छोटा होगा। अगला है प्राकृतिक विरल माध्यम या प्राकृतिक सरल माध्यम। तो इसमें अधिक अपवर्तनांक यानी जो ज़्यादा अपने आप को अपवर्तन यानी परिवर्तन करता है, वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन होता है, मतलब
वो क्या होता है, एक के ऊपर चढ़ा रहता है। अगला है कि गैलीलियो के द्वारा जो अपवर्तनांक का नियम दिया गया उसे हम देखते हैं। तो पहली बात है कि लेंस किसे कहते हैं, तो जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोल है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस। द्वि लेंस किसे कहेंगे, तो जो पृथ्वी के बाहरी अंश में उसे हम क्या कहेंगे, द्वि उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस प्लस अभिसारी लेंस। अगला क्या है, अवतल लेंस। तो ये सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, चाहे बिंब कहीं भी हो। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, तो पॉजिटिव, और अवतल का ऋणात्मक यानी निगेटिव। अगला है कि आवर्धन। तो यह किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुरूप परिभाषित किया गया था। मतलब इसका कहना है कि आवर्धन की क्रिया क्या होती है, किसी भी दूसरे से चुरा कर क्या अपने आप को परिवर्तन के माध्यम से शो करना, ठीक है। अगला है लेंस की क्षमता। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता बराबर कितना होता है, 1 मीटर। हमारा जो निर्धारित लेंस है उसकी क्षमता कितना होना चाहिए, +2.0 डी। तो जैसे है कि लेंस निकायों का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कैमरा में करते, सूक्ष्मदर्शी चीज़ों में करते, दूरदर्शकों के ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए करते है ना। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट अगर होगा तो हम बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, इसको बनाना है। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 8, फिर बस इतना आपको होमवर्क करके लाना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।